जो नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। 5 शहर 5 खबर। जी हां, मध्य प्रदेश यूपी से 5 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर आज हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमेशा अपने बयानों और ट्वीट से सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर चर्चा में है। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी कांग्रेस के मुख्यालयों पर प्रशासन ने कड़ा पहरा लगा दिया है। तीसरी खबर यूपी से है, जहां मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद अब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया है। चौथी खबर में बात होगी कुरवाई की, जहां भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। और वहीं पांचवी और अंतिम खबर में हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में किस तरह अवैध निर्माण पर प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। तो शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जहां अपने अपने बयानों और ट्वीट से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चाओं में है। ईवीएम पर ट्वीट को लेकर मचे बवाल के बाद अब दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के भोपाल में दोबारा आने पर स्वागत किया है और उनके दौरे का कारण पूछा है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की गिरती साख और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी 4 से 7 नवंबर तक भोपाल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे संघ के क्षेत्रीय कार्यकारी मंडल की 5 और 6 नवंबर को होने वाली बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम और आगे की रणनीतियों को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जा सकती है। भागवत के इस दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा है, मोहन भागवत जी का भोपाल में पुनः हार्दिक स्वागत। क्या भाजपा की गिरती साख पर चर्चा की जाएगी? क्या खुलकर करोड़ों में बिकने वाले पूर्व विधायकों को संघ के चाल चरित्र व चेहरे से परिचित कराया जाएगा, या संघ भी विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करती है? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाए हैं और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि भागवत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी ने तंज कसा है। जिनकी खुद की हालात ऐसे हों कि वो चुनाव प्रचार में सभा भी ना कर पाए, बनाए जाए स्टार प्रचारक लेकिन प्रचार करने निकल भी ना पाए, जिनके हालात ऐसे हों कि जिनकी धाक और साख पर खुद पार्टी के नेता बचते नजर आए, जिनकी पार्टी के हालात ऐसे हों कि 100 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर भी ना हो पाए, जिनके देश भर में विधायकों की संख्या इतनी हो जाए कि वो बाकी क्षेत्रीय दलों से भी पीछे हो जाए, तो उनके हालात समझे जा सकते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, कभी कभी आईना भी देख लिया कीजिए, कभी कभी अपने आप से बात भी अकेले में कर लिया कीजिए, अपने आप से सवाल भी पूछ लिया कीजिए। अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो मुझे लगता है बाकी को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी। रजनीश जी, स्वागत है नादी टीवी में आपका। रजनीश जी, आपकी प्रतिक्रिया ही हम अपने दर्शकों को अभी सुनवा रहे थे। आपने कहा है आत्मचिंतन की आपने सलाह दी है दिग्विजय सिंह को, लगातार बयान देते हैं और इस बार भी सवाल खड़े किए हैं संघ प्रमुख के दौरे को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार की उनकी भाषा, उनके सवाल रहते हैं, वो दरअसल यही सवाल खुद से करें तो ज्यादा अच्छा है, उनकी पार्टी आत्मावलोकन करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनता के साथ है, जनता के बीच है और जनता के सामाजिक मूल्यों पर, जो समाज जो मूल्य तय करता है उन मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है। और इस नाते इस पार्टी की पहचान है कि वो पार्टी है कि जिसने अपने मूल्यों की खातिर अपने आप को भी तिरोहित कर दिया था। ये वो विचारधारा है राजनीतिक तौर पर जिसने अपने संगठन के लक्ष्यों को साधने के लिए, सिद्ध करने के लिए अपने पार्टी को जनता पार्टी में समाहित कर दिया था जनसंघ के तौर पर। तो हम तो नेशन फर्स्ट, भारत माता की जय उद्देश्य को लेकर चलने वाले राजनीतिक दल हैं, लेकिन जिनकी साख और धाक समाज में लगातार गिर रही है, जिनके राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को मिलाकर भी सांसद 100 ना हो, जिनके विधायक क्षेत्रीय दलों से भी पीछे हों, वो आत्मचिंतन नहीं कर रहे। वो सामाजिक मूल्यों पर, देश के सांस्कृतिक मूल्यों पर किस कदर गिर चुके हैं
जिनके हालात बदतर हो चुके हैं, और जो वो बात कौन कर रहा है, ये भी श्रीमान दिग्विजय सिंह। रजनीश जी, एक मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूंगा थोड़ा सा। जो पूरा सवाल है वो मैं आपको बता देता हूँ दिग्विजय सिंह जी। नहीं, मुझे पता है, मुझे मत बताइए, मुझे पता है जो सवाल मुझे पता है। मैं मेरी जितना मुझे समय आपको देना हो तब दे दीजिए, तो मैं अपनी बात कर लूँ। सवाल मैंने देखा हुआ तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की है मैंने। मैंने कहा दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं जिनका खुद की धाक और साख समाप्त हो चुकी है राजनीतिक तौर पर, उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो, वो सवाल उठाने का काम करे। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी के हालात बुरे हो चुके हैं, बदतर हो चुके हैं, और ये आईना देखने का काम नहीं करते। इसीलिए मैंने कहा कि कभी कभी आईना भी देखा करें, और कभी कभी खुद से भी, खुद की पार्टी से भी सवाल करना सीखें, तो मुझे लगता है उचित होगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ, जनता के बीच, जनता के मूल्यों पर, देश की सांस्कृतिक मूल्यों पर आगे। सवाल जो बड़ा आकर के टिका है वो उसमें ये कहा गया है कि संघ भी क्या विधायकों की खरीद फरोख्त का समर्थन करती है? मैंने सवाल दिया, उत्तर दे दिया, मैंने उत्तर दे दिया आपको जी। ठीक है, मैंने उत्तर दे दिया। चलिए बहुत शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जो कह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आत्मचिंतन की सलाह उन्होंने दी है। उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई और फोन पर भी चर्चा के दौरान उसी तरह का बयान देते हुए नजर आए हैं। वहीं अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश उपचुनाव के दंगल में उतरे 355 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 10 नवंबर को परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किसका मंगल हुआ और किसका अमंगल। लेकिन परिणाम आने से पहले भोपाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग की गई है, मुख्य मार्गों पर भी बैरिकेड लगाए गए हैं। बीजेपी मुख्यालय आने वाले सभी रास्तों के बाहर 2 लेयर बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है ताकि परिणाम वाले दिन किसी भी तरह की किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी बैरिकेड पहले से ही लगा दिए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय के बाहर की बदली सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीट जिन पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर लोकतंत्र का महा उत्सव मनाया जा रहा है और कल 3 तारीख को मतदान हुए, लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और 10 तारीख को मतगणना होनी है। मतगणना से पहले प्रदेश के बीजेपी कार्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहाँ पर चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि 10 तारीख से पहले जो 10 तारीख को मतगणना की जाएगी उस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। आप देख सकते हैं कि चारों जो 4 रास्ते हैं बीजेपी कार्यालय तक पहुंचने के, वहां पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। अभी यहाँ पर बैनर्स भी लगे हुए हैं, बैनर्स पे लिखा है कि शिवराज है तो विश्वास है। और जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जिस दिन मतगणना होगी उस दिन बीजेपी के बड़े नेता यहीं पर रहेंगे, प्रदेश भाजपा कार्यालय में रहेंगे और यहीं से 28 विधानसभा सीटों को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे। लगातार जो उनको सूचनाएं मिलेंगी, जो परिणाम मिलेंगे, उसके बारे में अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराएंगे। उसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर, चाहे वो बीजेपी कार्यालय हो चाहे वो कांग्रेस कार्यालय हो, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया है ताकि कार्यकर्ता अगर जोश में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। और हम देखते हैं कि आमतौर पर राजनीति में ऐसा होता है, किसी की जीत किसी की हार, लेकिन कई बार हार को कार्यकर्ता पचा नहीं पाते हैं और कोई गलत कदम उठाने के लिए भीड़ के रूप में, हुजूम के रूप में दूसरी पार्टी के कार्यालय पर निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी प्रत्येक परिस्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रदेश भाजपा कार्यालय के चारों ओर बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया जाएगा। 10 तारीख को जो भी व्यक्ति अंदर आएगा उसके पास होना चाहिए, वैलिड रीज़न होना चाहिए भाजपा कार्यालय में, उसके बाद ही उसे एंट्री दी जाएगी। जिस व्यक्ति के पास वैलिड रीज़न नहीं रहेगा मतगणना के दिन, उसे भाजपा कार्यालय में आने की परमिशन नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये बीजेपी कार्यालय की बात हो रही थी और अब बात करेंगे कांग्रेस कार्यालय की, जहां सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने ही। तो अब आपको लेकर के चलते हैं वैभव गुप्ता के साथ कांग्रेस कार्यालय। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 355 प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया। उन प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका जो फैसला है वो 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है।
मतगणना को लेकर जहां विधानसभा स्तर पर तैयारी की जा रही है, वहीं राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा कड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने जब जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि रूटीन प्रक्रिया के तहत यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अगर रूटीन प्रक्रिया अगर होती तो शायद बैरिकेड्स इतने ज़्यादा नहीं लगाए जाते, लेकिन अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा जो राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से कांग्रेस के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बीजेपी के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, तो अब ऊंट किशोर करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मतदान हो चुके हैं और मतगणना 10 नवंबर को होगी। उसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर दी हैं। यहाँ से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। 10 नवंबर को कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर बैठे को नजर आएंगे, विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, अपने जिलाध्यक्षों से बातचीत करेंगे, ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की कोई परिस्थिति का सामना उन्हें अगर करना पड़ता है तो उस समस्या का तत्काल निराकरण हो सके। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को राजनीतिक दल मतलब कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ा कर दिया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो ये सबसे बड़ी खबर थी मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यालय दोनों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। आने वाले मतगणना के बाद जो परिणाम आएंगे उसको लेकर के बहुत कुछ निकल करके आ सकता है, इसलिए हमारे संवाददाता जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और अब हम उत्तर प्रदेश चलेंगे और उत्तर प्रदेश की खबर की बात करेंगे, जहां मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि आगर से एक नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़े जाने से नाराज हिंदूवादी नेता मुस्लिम धर्म स्थलों पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ताजा मामला आगरा का है, जहां शमशाबाद रोड पर स्थित एक मजार पर एक हिंदूवादी नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हिंदूवादी नेता की पहचान योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के रूप में हुई है। वो भगवा कपड़े पहने हुए था। आपको बता दें, कुछ दिन पहले मथुरा के नंदगांव मंदिर में मुस्लिम युवकों ने मंदिर में धोखे से नमाज पढ़ी थी, जिसका विभिन्न हिंदू संगठनों ने विरोध किया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने नमाज पढ़ने वाले युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। माना जा रहा है कि अब हिंदूवादी नेता इस घटना के विरोध में मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। महावीर विक्रम साजय शंकर विद्यावान राम प्रभु श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं। समाज संतुलन से चलता है, सामंजस्य से चलता है। एक वर्ग जाकर के मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग मंदिर में जाकर के नमाज अता कर रहा है। जब ये दोनों खबरें निकल करके सामने आई, पहली घटना मंदिर की है जहां नमाज पढ़ी गई, उन युवकों पर कार्रवाई हो गई, और उसके बाद अब प्रतिरोध जताते हुए इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जिस तरह से ये वीडियो वायरल किया गया है, रिलीज किया गया है, ये योगी सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। प्रदेश में विभिन्न तरह के हालात अगर इसके बाद बनते हैं तो ये बड़ी ही चुनौती वाली बात है और परेशानी का सबब भी बन सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां भ्रष्टाचार किस हद तक चरम पर पहुंच गया है, इसकी एक बानगी कुरवाई में देखने को मिली। सरकार विकास के लिए करोड़ों रुपए देती है, लेकिन नीचे बैठे अधिकारी भ्रष्टाचार कर सरकार की मंशा पर पानी फेर देते हैं। कुरवाई में भ्रष्टाचार की एक छत अचानक भरभरा कर गिर गई। मामला कुरवाई में आजीविका मिशन के भवन का है। इसका निर्माण लोक अभियांत्रिकी विभाग करा रहा है। बताया जा रहा है कि यह भवन निर्माणाधीन है और इसका काम लंबे समय से चल रहा है। घटना वाले दिन छत का काम हो रहा था, मजदूर छत डालने का काम कर रहे थे, तभी ये भरभरा कर नीचे गिर गई।
गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के वक्त लोक अभियांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी केपी गुप्ता और विभागीय उपयंत्री भी मौके पर मौजूद थे। कमजोर थी और हमने हमारे द्वारा काम बंद करवा दिया गया था स्पॉट पे कि सेंटरिंग सही नहीं लगी, उसमें ब्रेसिंग नहीं लगी है और काम मत करें। उसके बाद हम लोग जरा काम बंद करवा के जरा आगे बढ़े तो इन लोगों ने काम चालू कर दिया और सेंटरिंग कमजोर होने के कारण उसकी पूरी सेंटरिंग नीचे आ गई। नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये भ्रष्टाचार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त कैसे भरभराकर छत गिरी है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिकल्प हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। अभिकल्प, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उसमें कई सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि भ्रष्टाचार कितने चरम पे है, अधिकारियों ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की। तीसरी चीज, अगर कोई हादसा हो जाता, कोई जनहानि हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता, क्यों पहले मॉनिटर नहीं किया जाता, क्यों ऐसी चीजों को आगे बढ़ने दिया जाता है ताकि कोई हादसा हो सके। तो क्या सरकार और प्रशासन हादसे का इंतजार कर रही है? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा, एक कुरवाई तहसील के जनपद कार्यालय अंतर्गत आने वाली आजीविका मिशन की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जो कि लगभग 1-1.5 वर्ष पहले से बनाई जा रही थी। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते इसका कार्य रोक दिया गया था और इसमें ठेकेदार के द्वारा एक लापरवाही ये बरती गई है कि ठेकेदार ने इसकी समय सीमा के रहते हुए भी इसका निर्माण कार्य नहीं किया है। वहीं एसडीओ गुप्ता ने बताया है, इसमें विभाग आरईएस विभाग के एसडीओ ने, कि इसमें ठेकेदार के ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जा रही है। और एसडीओ गुप्ता ने ये भी बताया है कि इसमें उनके द्वारा जब सेंटरिंग का छत डालने का कार्य किया जा रहा था उसके पहले ठेकेदार को अवगत कराया गया था कि इसकी सेंटरिंग कमजोर है, उसके बाद काम को रोक दिया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि वह जब वहां से निकले तो उसके बाद तो ठेकेदार के द्वारा यह छत ढलाई का कार्य चालू कर दिया गया। उसके बाद ऊपर काफी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन छत गिरने के कारण ये हुआ कि किसी मजदूर हताहत नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार की जनहानि हुई। वहीं एसडीओ विभाग के एसडीओ जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ठेकेदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में। चलिए, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। विकल्प, क्या कुछ कार्रवाई होती है? अधिकारियों ने आश्वासन तो दिया है, जांच का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब क्या कुछ आगे होने वाला है उस पर पूरी नजर बनाए रखिएगा। हम दर्शकों तक लगातार अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ों पर वार करना बहुत जरूरी है और भ्रष्टाचार में कौन कौन संलिप्त था उनके नाम भी आने सामने बेहद जरूरी है। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन का हंटर लगातार चल रहा है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अवैध निर्माण को हटाने में लगातार जुटे हैं। लखनऊ में प्रशासन और एलडीए की संयुक्त टीम ने कई अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया है। ठाकुरगंज इलाके में प्रशासनिक अमले ने जैर कैफे को गिराने की कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश की माने तो अभियान 3 महीने तक लगातार चलेगा। अभियान के तहत शहर भर के अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट है, जो इलीगल बिल्डिंगें हैं, पहले चरण में जो कमर्शियल इलीगल बिल्डिंगें या तो सरकारी जमीनों पे या बिना नक्शा पास कराए हुए गलत तरीके से या जिनकी डिमोलिशन ऑर्डर्स हैं, इन सभी को एक्सक्लूड किया जा रहा है और इसमें 0 टॉलरेंस है और 100% ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कार्रवाइयाँ अगले 3 महीने तक जारी रहेंगी। वहाँ पर भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो किसी भी जोन में हो, जोन 1 से लेकर के जोन 7 तक जितना भी नोटिफाइड एरिया है, जहाँ जहाँ पहले चरण में मैंने जैसे आपको स्पष्ट किया कि नॉन रेसिडेंशियल जो गैर आबाद वाले इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको दिया जा रहा है, इस रूप में आगे कार्रवाई। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि कब तक ये हंटर लगातार चलने वाला है और कार्रवाइयां क्या कुछ कहती हैं। राजू, जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है भूमाफियाओं पर और अवैध निर्माण जिन्होंने किया है, अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात है उत्तर प्रदेश की अगर देखा तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए इस चुनाव का पीरियड था, उससे पहले ये कार्रवाई चालू हुई और लखनऊ के जिलाधिकारी अगर
अक्षय प्रकाश की अगर बात करें तो उनका कहना है कि जिस तरीके से अवैध लोग निर्माण कर लेते हैं और अवैध निर्माण के साथ साथ और जिस तरीके से एक मास्टर प्लान की तरीके से वो देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की है उस पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाने वाले लखनऊ के डीएम जिस तरीके से वो एक बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी बात है। जब से वो लखनऊ में आए जब से अवैध निर्माण के कामों पर रोक लगी है, पर यहाँ पर जिस तरीके से देखे जाए इसी को लेके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अवैध निर्माण को लेकर जिस तरीके से मुख्तार अंसारी हैं, वो एक बाहुबली नेता और विधायक है और उनकी बेटे के दोनों मकान ढा दिए गए, क्योंकि और उनकी पत्नी का मकान ढाए जाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को गुरदीप सिंह और राजीव को हटाकर इनको वेटिंग में कर दिया है। इन अधिकारियों पर विवादित फैसले लेने के आरोप है। इनके फैसले से सांसद अफजाल अंसारी है जो मुख्तार अंसारी का भाई और करियर मेडिकल के मालिकों को फायदा पहुंचाने की बात की गई थी, जिसको देखा जाए बिल्कुल ठीक बात है राजू, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि प्रशासन का हंटर लगातार चलता रहेगा और किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी जब तक कि राजधानी को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त नहीं करा लिया जाता। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जिलाधिकारी का भी कहना है कि ये कार्रवाई लगातार 3 महीने तक चलने वाली है और तमाम शहरों से तमाम खबरें हम आपके सामने लेकर के आए थे। 5 शहरों से 5 बड़ी खबरें जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, वो हमने आपको दिखाई, उस पर प्रतिक्रिया भी सुनवाई और उस पर हमने जानकारी भी ली और तमाम अपडेट्स ऐसे हैं जो लगातार हम आपको आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।